सीधा है जितना नजर आता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रिसर्च के नजरिए से ये सवाल लगभग बेकार है। और यही आज की हमारी पड़ताल का विषय है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि एक अच्छा सवाल आखिर बनता कैसे है। तो बात घूम फिरकर आ जाती है सवालों पर। किसी भी सर्वे की क्वालिटी, उसकी जान उसके सवालों में ही छिपी होती है। मतलब जिस तरह से एक सवाल पूछा जाता है वही तय करता है कि जवाब क्या मिलेगा। ये बिल्कुल एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करता है। तो ये प्रश्नावली आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं है। इसे एक साइंटिफिक टूल समझिए, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे बहुत सोच समझकर बनाया जाता है, ताकि लोगों के नजरिए, उनके विश्वास, उनकी पसंद नापसंद को सही सही मापा जा सके। खासकर पॉलिटिकल और सोशल रिसर्च में इसका रोल बहुत बड़ा है। चलिए उसी पहले वाले सवाल पर लौटते हैं। क्या आप सरकारी सुधार का समर्थन करते हैं? अब इसमें सरकारी सुधार का मतलब क्या है? यही तो असली समस्या है। हर इंसान के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग हो सकता है। जैसे अमेरिकी वोटर स्टडीज में साफ साफ देखा गया, किसी के लिए सुधार का मतलब था टैक्स कम करना, तो किसी दूसरे के लिए कुछ और ही। तो ऐसे सवाल से जो डेटा मिलेगा वो भरोसेमंद कैसे हो सकता है? तो ये सवाल पूछना भी न एक कला है, और अब हम इसी कला की बारीकियों को समझेंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे शब्दों का जरा सा हेरफेर नतीजों को पूरी तरह से पलट सकता है। यहाँ देखिए, एक तरफ है पक्षपाती सवाल और दूसरी तरफ निष्पक्ष। पहले वाले पर गौर कीजिए। इसमें गैर जिम्मेदार और नुकसान जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये शब्द पहले से ही एक नेगेटिव टोन सेट कर देते हैं, जवाब देने वाले को एक तरह से एक खास जवाब की तरफ धकेलते हैं। इसीलिए जब जर्मनी जैसे देशों में शरणार्थी नीति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सर्वे होते हैं, तो एकदम न्यूट्रल यानी कि निष्पक्ष भाषा का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये एक ऐसी गलती है जो बहुत आम है। इसे कहते हैं डबल बैरल्ड क्वेश्चन। मतलब एक सवाल में दो बातें पूछ लेना, जैसे क्या आप कम टैक्स और ज्यादा सरकारी खर्च चाहते हैं? अरे भाई, हो सकता है किसी को टैक्स तो कम चाहिए पर वो सरकारी खर्च बढ़ाना नहीं चाहता, तो वो क्या जवाब दे, हाँ या ना? ऐसे में जो भी डेटा मिलता है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एक और जरूरी बात, कभी भी ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि जिससे सवाल पूछा जा रहा है उसे उस टॉपिक के बारे में सब पता होगा। जैसे सीधे ये पूछने के बजाय कि आप अपने स्थानीय प्रतिनिधि के काम से कितने खुश हैं, बेहतर ये है कि पहले ये पूछ लिया जाए, क्या आप अपने स्थानीय प्रतिनिधि को जानते हैं? इससे जवाबों की सच्चाई और सटीकता दोनों बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो अब तक हमने एक एक सवाल की बारीकियों को तो समझ लिया, पर एक एक ईंट से पूरी इमारत कैसे बनती है? मतलब इन सवालों को जोड़कर एक मजबूत असरदार प्रश्नावली कैसे तैयार होती है? चलिए अब इसका ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो प्रश्नावली भी ना कई तरह की होती है। जैसे एक होती है स्ट्रक्चर्ड यानी संरचित। इसमें सवाल और जवाब के ऑप्शन सब कुछ पहले से तय होता है। बड़े बड़े चुनावी सर्वे में यही इस्तेमाल होती है, क्योंकि इससे हजारों लोगों के जवाबों की तुलना करना आसान हो जाता है। दूसरी तरफ है अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें खुले सवाल होते हैं। मतलब लोग अपने शब्दों में जवाब दे सकते हैं। इससे किसी भी मुद्दे की गहराई में जाने का मौका मिलता है। तो एक अच्छी प्रश्नावली बनाना कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है जिसके ये 8 स्टेप्स हैं। हर स्टेप अपनी जगह जरूरी है, लेकिन स्टेप नंबर 6 पर खास ध्यान देना होता है, प्री टेस्टिंग या पायलट स्टडी। इसका मतलब है बड़े सर्वे से पहले एक छोटे ग्रुप पर उसे टेस्ट करना। कनाडा में कोई भी बड़ा चुनावी सर्वे करने से पहले ये जरूर किया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये पता चल जाता है कि कहीं कोई सवाल कंफ्यूजिंग तो नहीं है या कोई और गड़बड़ तो नहीं है। तो हमने देखा कि प्रश्नावली एक कितना पावरफुल टूल है, लेकिन हर शक्तिशाली चीज की तरह इसकी भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ सीमाएं हैं। तो चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। इसके फायदे क्या हैं और इसमें चुनौतियां क्या-क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो है मानकीकरण, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन। हर किसी से एक ही सवाल एक ही तरीके से पूछा जाता है। इससे डेटा की तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कम खर्च में हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, गुमनामी। क्योंकि पहचान जाहिर नहीं होती तो लोग संवेदनशील मुद्दों पर भी ज्यादा ईमानदारी से जवाब दे पाते हैं। पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो बहुत गंभीर हो सकती हैं, जैसे लो रिस्पॉन्स रेट। अक्सर बहुत कम लोग सर्वे में हिस्सा लेते हैं, तो जो डेटा आता है वो पूरी आबादी का सही चेहरा नहीं दिखाता। और एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है, जिसे कहते हैं सोशल डिजायरेबिलिटी बायस। मतलब लोग अक्सर वो जवाब देते हैं जो उन्हें लगता है कि समाज में सही माना जाएगा,
न कि वो जो वो सच में सोचते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण स्वीडन में देखने को मिलता है। वहाँ के सर्वे में ये पाया गया है कि लोग अक्सर विवादास्पद पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अपने समर्थन को कम करके बताते हैं। भले ही वो अंदर से उस पार्टी को सपोर्ट करते हों, पर सर्वे में ये बात कहने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि समाज इसे अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि अगली बार जब कोई सर्वे या पोल का नतीजा सामने आए तो उसे कैसे देखा जाए? कैसे हम सिर्फ आंकड़े न देखकर उनके पीछे की कहानी को समझें? सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कोई भी प्रश्नावली पब्लिक ओपिनियन का एकदम साफ आईना नहीं होती। ये एक तस्वीर की तरह है, और तस्वीर इस बात पर निर्भर करती है कि उसे किस एंगल से, किस फोकस और किस लेंस से खींचा गया है। बनाने वाले का नजरिया, उसके सवाल पूछने का तरीका, ये सब मिलकर उस तस्वीर को बनाते हैं। इसलिए हमें डेटा को हमेशा इसी समझ के साथ देखना चाहिए। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। अगर हर सवाल अपने जवाब को एक शक्ल देता है, उसे प्रभावित करता है, तो क्या कोई सर्वे कभी भी किसी की राय का 100% अनफिल्टर्ड सच सामने ला सकता है? शायद इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है, और यही इसे और भी दिलचस्प बना देता है।